स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 1, आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री। और ये हमारा इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? हिस्टोरियोग्राफी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इट्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर 4 टॉपिक्स आते हैं: म्यूज़िक, डांस, ड्रामा एंड सिनेमा। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरियोग्राफी ऑफ क्लोथिंग एंड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सो हिस्टोरियोग्राफी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इट्स डेवलपमेंट के अंदर 4 टॉपिक्स जो हमारे हैं: म्यूज़िक, डांस, ड्रामा एंड सिनेमा। इनको पहले कवर करते हैं। फर्स्ट, म्यूज़िक। तो म्यूज़िक इसे कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके किसी किस्म की आवाज़ें निकालना, जैसे कि सितार, जो कि हमारे इंडियन म्यूज़िक का एक बहुत पुराना हिस्सा रह चुका है, जिसे बहुत से राजा और महाराजा ने यूज़ किया है ख़ुद को एंटरटेन करने के लिए, और बहुत से ओल्ड मूवीज़ में भी दिखाया गया है। और इसी टाइप का कई बहुत सा इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं म्यूज़िक बनाने के लिए। और हम आज पढ़ेंगे म्यूज़िक कैसे बना, किसने बनाया, म्यूज़िक का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ये सारा हम इस हिस्ट्री में पढ़ेंगे आज। म्यूज़िक हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज़ कल्चर। तो जो म्यूज़िक है वो इंडियाज़ में बहुत पहले से है और ये इंडिया कल्चर से घुल मिल गया है। Natya Shastra of Bharat Muni, a sage of Tamil Nadu around 400 BC, written in Sanskrit, has classified musical instruments into 5 systems. तो नत्य शास्त्र जो है भारत मुनि का लिखा हुआ है कि तमिलनाडु सेज है, जो कि अराउंड 400 BC के आसपास लिखा गया था। तो ये संस्कृत में लिखा गया और इसमें जो है हमारे इंडियन म्यूज़िक यानी क्लासिफाइड म्यूज़िक जो बहुत ओल्ड म्यूज़िक होता है उसको 5 सिस्टम्स में बांटा गया है और उसमें बताया गया है कि म्यूज़िक कहाँ शुरू हुआ, कब आया, कैसे आया। So, the oldest preserved example of Indian music is to be found in the Samaveda of Vedic corpus. तो जो सबसे पुराना म्यूज़िक जो हमारा इंडिया का है, ठीक है, वो समावेदा है, जो कि ऑलरेडी वेद्स में भी लिखा हुआ है। The melodies of Samaveda, commonly known as Somogans, Sama songs, are still sung in certain Vedic sacrifices. तो जो मेलोडीज़ है समावेदा का हम लोगों का जो कि वेद में लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या है? समोगांस है, ठीक है। और ये आज भी सोमोगांस जो है आज भी इसको वैदिक सेक्रीफाइस में पढ़ा जाता है बहुत जगह। Presently, there are 2 distinct styles of music in India, Carnatic and Hindustani. तो जब हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं आज के टाइम में, उन सब म्यूज़िक्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। एक क्या है हमारा कार्नाटिक, एक है हमारा हिंदुस्तानी। द बंगाली music, it may be said that earliest music in Bengal was influenced by the Vaishnava poetry Gita Govinda by Jayadeva during the 13th century. तो जो बंगाली म्यूज़िक है सबसे पुराना म्यूज़िक, ठीक है, उसको आस्ते आस्ते लोगों तक का लाना, उसको फेमस करना और हर तरफ जो है बंगाली म्यूज़िक को आगे बढ़ाना, ठीक है, वो एक पोएट्री है वैष्णव, किनका लिखा हुआ? गीता गोविंदा का है, ठीक है। वो कब आया था? 13th सेंचुरी में आया, जिसके वजह से उस टाइम के लोग जो है आस्ते आस्ते बंगाली म्यूज़िक की तरफ भी कन्वर्ट होना शुरू हुए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी बंगाली बैलेड सॉन्ग्स कलेक्टिवली नोन एज पंचोली गान। और 19th सेंचुरी में बंगाली सॉन्ग्स में एक और नया आया बैलेड सॉन्ग्स, जिसको खास करके पंचोली गान भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं डांस में, और डांस आज के टाइम में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि डांस क्या होता है। बच्चों को पता है कि डांस क्या होता है, बट यहाँ हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम कि डांस जो है वो कब आया, किस किस टाइप का डांस होता है, किस किस ने डांस किया है, कैसे किया, वो पढ़ेंगे इसमें हम। सो फर्स्ट, द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ डांस एक्सपोज द इम्पोर्टेंट कनेक्शंस बिटवीन द आइडेंटिटी, पॉलिटिक्स एंड क्रिएशन ऑफ क्लासिकल डांस। तो जो हिस्टोरियोग्राफी ऑफ डांस है, ठीक है, वो एक्सपोज करता है क्या कनेक्शंस को, कि किस कनेक्शन से, मतलब कहाँ से कहाँ वो जुड़ा हुआ है डांस। अगर कोई डांस कर रहा है तो वह किस क्लास में कर रहा है, किस टॉपिक में कर रहा है, ठीक है, किस तरह से कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन सा डांस कर रहा है, लाइक क्लासिकल डांस। This may be illustrated by the example of the कुचिपुड़ी डांस ऑफ आंध्रा रीजन। और अगर एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम, तो एक कुचिपुड़ी डांस है जो कहाँ का है? आंध्रा रीजन का है, ये वहाँ से फेमस हुआ है। नत्य शास्त्र एंड अभिनय दर्पणा आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशंट संस्कृत वर्क्स ऑन इंडियन क्लासिकल डांस। इंडियन क्लासिकल डांस में जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डांस कहा जाता है, संस्कृत में इसको लिखा गया है, वो है नत्य शास्त्र एंड अभिनय दर्पणा, जिसको ये बहुत ओल्ड डांस है, पहले से लोग करते हुए आ रहे हैं।
द मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लासिकल इंडियन डांस भरतनाट्यम इज बेस्ड ऑन द ट्रेटाइज ऑन नृत्य शास्त्र। तो जो आज के टाइम में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ओल्ड डांस है वो क्या है, भरतनाट्यम है, ये हम लोगों को आज पता है। बट ये भी जो हम लोगों को डांस मिला ये कहाँ से मिला है, नृत्य शास्त्र से ही मिला है हम लोग को ये डांस। The author of the treatise Shrangadeva pointed out that the Natya Shastra tradition was usually followed in different regions। तो ऑथर ऑफ द ट्रेटाइज बुक, जो बुक है शरंगादेवा, उनका जो ऑथर है, ठीक है, वो इस बात को पॉइंट करते हैं और बताते हैं कि जो नतिया शास्त्र ट्रेडिशन जो हमारा इंडिया का ओल्ड ट्रेडिशन है, ठीक है, सो वो जो है सिर्फ हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लोग भी ये फॉलो करते हैं डांस को। Chow Nrittya, Gudiya Nrittya etc. आर स्पेशल डांस फॉर्म्स ऑफ बंगाल। तो बंगाल का कुछ स्पेशल डांस फॉर्म्स था, चाउ नृत्य, गुडिया नृत्य। द डांसेस सेट ऑन द सॉन्ग्स ऑफ टैगोर एंड नजरुल इस्लाम आर ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो ये डांस जो है, ठीक है, ये खास के और पॉपुलर कब हुआ था, जब इसे सॉन्ग्स में लाया गया। और वो सॉन्ग किन्होंने लिखा था, वो दो लोग फेमस सॉन्ग के लिए थे, टैगोर एंड नजरुल इस्लाम। इनके डांस पर ये, इनके सॉन्ग्स पर ये डांस काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट हम आते हैं ड्रामा में। ड्रामा हर किसी को पता है, एक प्ले लिखा जाता है पहले, फिर उस प्ले को जो है करा जाता है एक थिएटर में और लोग बैठ के देखते हैं, इन्जॉय करते हैं। लेकिन उसमें एक स्क्रिप्टिंग रहता है, एक्चुअली वो बताता है सोसाइटी के बारे में या लोगों के होप्स के बारे में, मेंटालिटी के बारे में बताता है वो, उसके पीछे ये मैसेज रहता है। भाषा belonging to the 5th century BC is one of the earliest and most celebrated Indian playwrights in Sanskrit। तो भाषा अराउंड 5th सेंचुरी के आसपास ये आया था। ये हमारा सबसे अर्ली, सबसे पुराना, ठीक है, और सबसे ज़्यादा देखा और फेमस इंडियन प्ले राइट्स है जो कि संस्कृत में लिखा गया था। इन द गुप्ता पीरियड कालिदासा कंपोज प्लेज लाइक शकुंतला, मेघदूता। और कालिदास जी को कौन नहीं जानता आज के टाइम में। तो उन्होंने जो है गुप्ता पीरियड के टाइम पे दो प्ले लिखा था, शकुंतला एंड मेघदूता। Abhinajana Sakuntala is said to be the best not only in Sanskrit literature but also in the literature of the world। और ये जो हम लोग का शकुंतला, इसका पूरा नाम क्या था, अभिजना शकुंतला, ठीक है, और इसको सबसे बेस्ट, उस टाइम सबसे बेस्ट जो है संस्कृत लिटरेचर नहीं माना गया था, इसको बोला गया था कि ये सबसे बेस्ट प्ले है पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में। So one of the oldest surviving theatre traditions of the world is कुतियात्तम ऑफ केरला। और सबसे ओल्डेस्ट जो कि आज तक सर्वाइव, मतलब लोग खास के देखते हैं और वो काफ़ी फेमस है, ठीक है, हमारे वर्ल्ड में, वो क्या है, कुतियात्तम प्ले, जो कहाँ का है, केरला का है। In recent times, Kutiyattam has gained the attention of theatre people and scholars from the entire world। और अभी हाल फिलहाल वक्त में कुतियात्तम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सुर्खियों में आ रहा है थिएटर्स में, ठीक है, पीपल्स में और स्कॉलर्स के आसपास में, पूरे वर्ल्ड में। Natyacharya Mani Madhava Chakiyar is credited for reviving the age-old drama tradition from extinction। और नट्याचार्य मणि मधाचार्य जो है, इनको इस बात का क्रेडिट दिया गया है कि ये जो हमारा एज ओल्ड, मतलब बहुत पुराना ड्रामा जो ख़त्म होने वाला था, एक्सटिंक्ट पर था, उसको ये आस्ते आस्ते फिर से लाए हैं। टोल्कापियम इज़ द अर्लीस्ट अवेलेबल वर्क इन तमिल रिटन बाय टोल्कापियर इन प्री क्रिश्चियन एरा। और टोल्कापियम क्या, ये हमारा बहुत पुराना एक अवेलेबल वर्क है जो कि तमिल में लिखा गया था, प्ले, तमिल का प्ले है ये, और ये क्रिश्चियन एरा से हमारे आसपास है और लोग इसे प्ले करते हैं, बहुत फेमस भी है ये। नृत्य शास्त्र इन संस्कृत इज रिगार्डेड एज द मोस्ट एलैबोरेट ट्रीटाइज ऑन एंशिएंट प्लेस इन द वर्ल्ड। नृत्य शास्त्र जो है, पहले बोल चुका आप लोगों को मैंने कि ये संस्कृत में लिखा गया था और इसे रिगार्ड किया, ये क्या, सबसे मोस्ट एलैबोरेट, सबसे फेमस का, सबसे बेहतर का एंशिएंट प्लेस, यानी कि ये बहुत पुराना है, इसको आज के टाइम में पुराने प्लेस में बहुत ज़्यादा फेमस किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सबसे बढ़िया भी है ये। इन बंगाल द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक थिएटर इन 1852। इस बात को ध्यान रखिएगा, डेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में, डेट्स हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि इन बंगाल, यानी बंगाल में द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक थिएटर, यानी कि पब्लिक थिएटर जब स्टैब्लिश हुआ, नया नया जब बना पहला, वो कब हुआ था, 1852 में हुआ था। सीजलेस फ्लो ऑफ ड्रामास केम फ्रॉम द पेन्स ऑफ जोगेंद्र गुप्ता।
और बहुत सारे अनगिनत ड्रामाज आए। किनकी वजह से आए? जोगेंद्र गुप्ता की वजह से और राम नारायण तरंकलंकर की वजह से, इन लोगों की वजह से। और भी इनमें बहुत सारे थे बट दो मेन नाम हैं, इनके वजह से हम लोगों को उस टाइम के एज में बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिले। In the development of drama, the year 1872 was a milestone in the year National Theatre was founded. अब यहाँ क्या बात आ रही है? हर चीज़ का एक माइलस्टोन टाइम यानी कि एक बेटर टाइम आता है, तो वैसे ही ड्रामा का भी एक टाइम आया था जब वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों पर था, काफ़ी ज़्यादा फेम कमा रहा था। वो क्या था हम लोगों का? 1872। उसमें वो उसका क्या कहते हैं? माइलस्टोन इन दैट ईयर कहते हैं इसे ड्रामास का, ठीक है। और इसी साल 1872 में ही हमारा नेशनल थिएटर वॉज फाउंडेड हुआ था, इसी साल। गिरीश चंद्र रॉट हिज फर्स्ट प्ले आनंद राहो इन 1882। गिरीश चंद्र जो होते हैं वो अपना फर्स्ट प्ले आनंद राहो लिखते हैं। कब लिखते हैं? 1882 में लिखते हैं। एंड हिज लास्ट वन वॉज गृहा लक्ष्मी, ठीक है। और इनका लास्ट प्ले जो रहता है वो क्या रहता है? गृहा लक्ष्मी, जो कि 1909 में ने लिखा है इन्होंने। द प्लेस ऑफ गिरीश चंद्र कॉन्क्वेट द हार्ट ऑफ बंगाली पीपल। और इनका प्लेस जो है लोगों के दिल में उतरता था, मतलब ये इतना ज़्यादा डीपफुल मीन लिखते थे अपना, जो लोग काफ़ी ज़्यादा इन्हें प्यार करते देखते थे अच्छे से। नेक्स्ट हमारा आते हैं सिनेमा। सिनेमा आज के टाइम में हर किसी को पता है, सिनेमा मूवीज़ देखना, सिनेमा जाना आज के टाइम में हर किसी को पसंद भी है और लोग जाते भी हैं। बट सिनेमा कब शुरू हुआ? सिनेमा क्यों लाया गया? कैसे आया? किस किस ने इसमें कितना कितना भाग लिया? कैसे कैसे ये डेवलप्ड हुआ? क्या आगे बढ़ा? कैसे आया? सारा कुछ हम लोग यहाँ देखेंगे। सो एज क्रॉनिकल्ड बाय आशीष रज्यदेक्ष एंड पॉल विलेमैन इन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सिनेमा। सो क्रॉनिकल देखेंगे तो आशीष रज्यदेक्ष, ठीक है, एंड पॉल विलेमैन, ये दो लोग हैं। इन दो लोगों ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन सिनेमा काफ़ी पढ़ाई की और पता किया इन सब के बारे में। कब? 1999 के ऊपर में। सिनेमा अराइव्ड इन इंडिया ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एज इट डिड इन द मेजर सिटीज ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। तो जो इंडियन सिनेमा हम जो कहते हैं, तो ये कब आया इंडिया में? ये कहा जाता है कि ये ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम में आया जब बाहर यूरोपियन कंट्रीज में भी सिनेमा आया था। और पुंडलिक वॉज द फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया रिलीज इन मई 1912। इस डेट को और इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। पुंडलिक वॉज द फर्स्ट फीचर फिल्म, ठीक है, ऑफ इंडिया रिलीज इन मई 1912 में से रिलीज किया गया था और ये पहला फीचर फिल्म कहा गया इंडिया का। सो द ऑनर ऑफ मेकिंग द फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म bestowed of Dhundiraj Govind Phalke, popularly known as Dada Saheb Phalke. His mythological film Raja Harish Chandra was released in 1913. अब आप बोलेंगे सर आपने अब भी कहा कि हमारा इंडिया का पहला फिल्म जो था वो पुंडलिक था, अब यहाँ आप कह रहे हैं कि दादा साहब फाल्के है जो उन्होंने फिल्म लॉन्च किया अपना राजा हरिश्चंद्र। तो देखिए यहाँ पर ही क्या होता है कि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि पुंडलिक फिल्म जो है, ठीक है, उससे ब्रिटिशर के साथ मिल के बनाया गया है। तो इसलिए कुछ हिस्टोरियंस मानते नहीं कि पुंडलिक हमारा फर्स्ट फीचर फिल्म ऑफ इंडिया है, और कुछ लोग मानते हैं। बट यहाँ हमें दोनों को लेकर चलना है। इसलिए कहा जाता है कि जो पॉपुलर दादा साहब फाल्के और जो फिल्म है राजा हरीश चंद्र, इसे भी कहा जाता है, कहीं जगह पर लिखा हुआ रहता है कि ये फर्स्ट फिल्म है हमारा, जो एक कब 1913 में आया था। इसका डेट याद रखिए। द बंगाली फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज टॉलीवुड हैज़ अर्नड फेम फॉर प्रोड्यूसिंग आर्ट फिल्म्स। और यहीं पर ही जो है हमारा बंगाली में, बंगाल्स में टॉलीवुड यानी कि बंगाली फिल्म्स का भी आस्ते आस्ते आना शुरू हुआ और उन लोगों ने भी आस्ते आस्ते फेम पाना शुरू हुआ। उसको प्रोड्यूसिंग करना, डायरेक्टिंग करना आस्ते आस्ते लोग अच्छे से करना शुरू किए और लोग देखना शुरू किए बंगाली फिल्म्स को भी। द फेमस डायरेक्टर्स आर सत्यजीत रॉय, मृणाल सेन, ऋत्विक घातक, ऋतुपर्णा घोष। ये सारे जो फेमस डायरेक्टर्स हैं बंगाली फिल्म बनाने के लिए, और इनके ही बदौलत बंगाली फिल्म आज इतना ज़्यादा फेम कमा पा रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम हिस्टोरियोग्राफी ऑफ क्लोथिंग। अब देखिए क्लोथिंग जो है, क्लोथ्स, ये हम सबको पता है क्लोथ्स क्या होता है, क्लोथ्स क्यों होता है, हम यही पता है कि ज़रूरी है पहनना हमें, ठीक है। बट
हम अगर गौर करें कि हमारे एंशंट्स में तो उस टाइम में क्लोथ्स था नहीं, फिर जब क्लोथ्स आया तो वो बहुत स्मॉल सा था और लोग उस टाइम में क्या थे, स्किन्स बना करते थे एनिमल्स का, फिर आस्ते आस्ते डेवलप करता गया। तो यहाँ पर हमें क्लोथिंग देखना है कि क्लोथिंग्स कहाँ शुरू आना हुआ, क्लोथ्स के बारे में हमें पता क्या चला कि हाँ लोग कब से क्लोथ्स पहनना शुरू किए, कैसे कैसे क्लोथ्स आया है, अब तक लोग कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, क्लोथ्स क्या था, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आज। So, as for the historiography of clothing, social historians go to ancient or classical texts which bear graphic description of the dresses of men and women of a particular time। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर हम क्लोथिंग देखेंगे आज के टाइम में तो हिस्टोरियोग्राफी का, तो जो हिस्टोरियंस थे वो आज नहीं, वो आज से बहुत पहले एंशंट टाइम्स में गए, वो वहाँ का बुक्स मानी कि उस टाइम का बुक्स और वहाँ के उस टाइम के लोगों का आसपास का चीज़ों को देख करके पता लगाने की कोशिश की है कि उस टाइम के लोग किस टाइप का ड्रेस पहना करते थे, बोथ मैन एंड वुमेन ऑफ पर्टिकुलर टाइम। सो एविडेंस जो मिला, सबूत जो मिला हमें ऑफ इंडियंस हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग गोज बैक टू द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो हमें एविडेंस मिलना शुरू हुआ क्लोथ्स पहनने का, वो कब, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलना शुरू हुआ हम लोगों को। Statues and seals discovered from the Indus Valley sites are the source of knowledge for the clothing used। तो हमें इंडस वैली से स्टैचूज मिलना शुरू हुआ, सील्स मिलना शुरू हुआ, दीवारों में पेंटिंग मिलना शुरू हुआ आस्ते आस्ते कि लोग पहले कैसे ड्रेस पहना करते थे, मेन का कैसा था, वुमेन का कैसा था, किस टाइप का पहनते थे उन लोग, लॉन्ग था शॉर्ट था, वो सारा हमें मिलना शुरू हुआ। The grand epics Ramayana Mahabharata also delineate the clothing of the contemporary period around 400 BC। और जो ग्रैंड एपिक्स लिखे हुए हमारे लाइक रामायणा महाभारत और भी बहुत सारे हमारे ओल्ड रिलीजियस बुक्स है, उन सब में जो है क्लोथ्स के बारे में बताया गया है, बोथ मैन वुमेन का, कि उन लोग उस टाइम में किस तरह के क्लोथ्स पहना करते थे वो। और ये अराउंड 400 BC के आसपास की बात हो रही है। और इन ऋग्वेदा देयर इज मेंशन ऑफ गारमेंट्स नोन एज परिधान। और ऋग्वेदा में भी जो है बात की गई है हमारी गारमेंट्स की यानी क्लोथ्स की, और उसको अलग नाम दिया गया, क्या दिया गया, परिधान। present knowledge about the fashion and Indian clothing in different historical periods largely comes from the statues, sculptures and painting। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हिस्ट्रियंस जो है वो लोग आपस में बैठ के बात की, खोजें कि कैसे क्लोथ्स थे, और अपने आप को ओल्ड ज़माना, पुराना ज़माना यानी कि उस वक्त के जितने भी हिस्टोरियंस थे उन लोगों ने सबूत वगैरह इकट्ठा किया, तो वो कहाँ से मिला, इंडस वैली से मिला। तो यहाँ पर ही वही बता रहा है कि हम लोगों को स्टैचूज, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स मिलता है उस टाइम का, जिसके वजह से हम लोग जान पाते हैं कि क्लोथिंग्स क्या है, और क्लोथ्स जो है वो लोग कब से पहनना शुरू किए और किस टाइप का क्लोथ्स था, मैन को और वुमेन का, आज से पहले। The Tagore family of Bengal experimented in 1870s with designs for a natural dress for women। और टैगोर फैमिली जो बंगाल का थे, इन्होंने ही फर्स्ट उस टाइम के दौर पर एक नेशनल ड्रेस वुमेन के लिए एक्सपेरिमेंट यानी निकाला था उस टाइम के टाइम में। और ये कब निकाला था, 1870s में निकाला था। जनार्दनन देवी वाइफ ऑफ सत्येंद्रनाथ टैगोर अडॉप्टेड अ पारसी स्टाइल ऑफ वियरिंग द साड़ी। तो जनार्दनन देवी किनकी वाइफ थी, सत्येंद्रनाथ टैगोर की वाइफ थी। इन्होंने जो है फर्स्ट पारसी स्टाइल साड़ी जो है वियर किया था, एंड पिंड टू द लेफ्ट शोल्डर विद अ ब्रोच एंड वॉर्म विद अ ब्लाउज एंड शूज़। और इन्होंने अपने लेफ्ट शोल्डर में उसका जो पल्लू होता है उसे पिंड किया था और एक ब्लाउज और शूज़ के साथ पहना था, जो कि उस टाइम का नया ट्रेडिशन बन गया था उस टाइम का कि इस तरह साड़ी पहना जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्ट, ये तो हम सबको पता है कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ से वहाँ सामान पहुँचाना। अब ट्रांसपोर्ट जो होता है वो तो आज नया नहीं है, ट्रांसपोर्ट्स बहुत पुराने समय से होते चले आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री अगर हम गौर करें, हिस्ट्री क्या बता रहा है हमें, हिस्ट्री कि ट्रांसपोर्ट जो होता है, ठीक है, आज के टाइम में हमारे पास कार, बस, ट्रक, एयरप्लेन्स और भी बहुत से सारे सुविधाएं हैं। बट स्टार्टिंग एज अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर ही क्या था कि लोग पहले खुद ट्रैवल किया करते थे सामान अपना हाथ में लेकर। फिर उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बैलों का इस्तेमाल किया, बुलॉक कार्ट, फिर उन लोगों ने हॉर्स का इस्तेमाल किया, एलिफेंट्स का इस्तेमाल किया, लाइक इस तरह से उन लोगों ने एनिमल्स का इस्तेमाल किया। फिर आस्ते आस्ते उन लोगों ने कार्स वगैरह के टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया, उसको इस्तेमाल किया।
फिर आस्ते आस्ते डेवलप करते करते आज हमारे पास कार्स, ट्रक, बस सारा है, तो वो पूरा हिस्ट्री हम यहाँ पर कवर करेंगे। The common Bengali word for such means of transportation by water has been नौका। और जो पानी से सफ़र होता है सामान यहाँ पहुँचाने के लिए होता है और सफ़र भी जो किया जाता है, ठीक है, सो उसका बंगाली वर्ड जो कॉमन है वो नौका। एंड आई एम श्योर नौका आपसे बहुत लोगों ने देखा होगा। In later days, Rabindranath Tagore's poem and songs bear witness to the riverine imaginary। अब रविंद्रनाथ टैगोर का पोएम्स जो था उनका लिखा हुआ पोएम्स में और सॉन्ग्स में, ठीक है, रिवर के बारे में और वहाँ से जाने वाले नौका के बारे में बहुत सारा लाइंस लिखे थे जो कि बहुत फेमस हुआ था। नेक्स्ट, टू द वाटर क्राफ्ट्स कम टू द बुलॉक कार्ट्स। अब हम पानी से लेके ज़मीन पे आते हैं, इसमें क्या आता है, बुलॉक कार्ट्स एज मीन्स ऑफ ओवरलैंड ट्रांसपोर्ट। जैसे मैंने कहा आपसे कि अब ज़मीन पे हम लोग आते हैं, वहाँ बुलॉक कार्ट्स आता है हमारा। सो इवन टुडे बुलॉक कार्ट्स आर इन यूज़ इन रूरल इंडिया। और अगर आप गौर करेंगे तो बहुत से लोगों का गांव वगैरह में देखे जाएगा तो अब तो बहुत कम हो चुका है, बट बहुत जगह आज भी बुलॉक कार्ट्स देखने मिलता है हमें, जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। फॉर कैरिंग पीपल एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। क्यों होता है ये पीपल यानी कि इंसानों को कैरी करता है और यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, साथ में सामान भी पहुँचाता है। एलिफेंट्स रेड हॉर्सेस वे इन यूज बोथ मिलिट्री एंड अदरवाइज। और एलिफेंट्स का और हॉर्सेस का उस टाइम से बहुत पहले जब सी बात हो रही है शुरू हुआ, इसके बाद आस्ते आस्ते कहाँ बोथ मिलिट्री के लिए भी और अदर काम्स के लिए भी शुरू करना इन लोगों शुरू किया गया। एलिफेंट्स वे आर यूज इन कैरिंग हेवी लोड्स। एलिफेंट्स हम लोगों को पता है कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी ताकतवर जानवर है, वो उसमें ताकत बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे खास के यूज़ किया गया था हेवी लोड्स, भारी भारी सामान उठाने के लिए यूज़ किया था। हॉर्सेस वी आर पुट इनटू वेरियस यूज। द मैन ऑफ वेल्थ रोड हॉर्सेस एंड मैसेंजर्स वी आर सेंट ऑन हॉर्स बैक। और हमें पता है कि हॉर्स जो है इसका बहुत सा होता है यूज़, लोग शौक के लिए पालते हैं, हॉर्स राइडिंग गेम्स वगैरह होता है, हॉर्स मिलिट्री में यूज़ किया जाता है, एंड इसके अलावा और भी बहुत जगह यूज़ किया जाता है। वहीं यहाँ पर बता रहा है कि हॉर्स को भी फिर आस्ते आस्ते यूज़ किया गया हॉर्सिंग करने के लिए, और मैसेज यानी कि यहाँ से वहाँ मैसेज किसी का कुछ लिखा हुआ लेटर्स वगैरह आएगा तो पहुँचाने के लिए। और शेर शाह हैड इंट्रोड्यूस पोस्टल सिस्टम बाय हॉर्समैन। और जो आज मतलब आज तो नहीं, बहुत ओल्ड हो चुके हैं हम लोग, मतलब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, बट आज से तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल पहले हम लोग लेटर्स लिया करते थे और लेटर्स हम लोग जाके देते लेटर बॉक्स में देते, तो वहाँ से जो है वो जहाँ भेजना है वहाँ जाता था। तो ये सिस्टम जो है शुरू किया है शेर शाह, वही जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस किए थे पोर्टल सिस्टम। और वो कैसे था, हॉर्समैन, एक हॉर्स में बैठा हुआ आदमी वो जगह जगह जाकर देता था। नेक्स्ट, पालंक्विन और पालकी वॉज ऑल्सो यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और पालंक्विन उस टाइम में, फिर उसके बाद पालकी आना शुरू हुआ जो कि यूज़ किया गया है, और हम में से बहुत लोगों ने इसे मूवीज़ में देखा है और बहुत जगह फ़ोटोज़ में देखा है, सोशल मीडिया में देखा है, और इनफैक्ट हिंदूज़ के वेडिंग्स में ये ब्राइड्स जिसमें बैठ कर आती हैं, तो ये बहुत फेमस था उसके टाइम में, बट आज तो ये बहुत कम हो चुका है। सरोजनी नायडू celebrated the palanquin bearing the bride in memorable poem The Palanquin Bears सत्येंद्रनाथ दत्ता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, सरोजनी नायडू जो है, ठीक है, वो सेलिब्रेट करती हैं पालंक्विन को, मतलब वो बताती है अपने पोयम में किस तरह एक ब्राइड जो है सेलिब्रेट करती है अपना उस टाइम को, पालंक्विन पालकी में बैठ कर वो एक पोयम लिखती हैं, उसमें बताती हैं वो। द पालंक्विन बेयर्स नाम था, इसको याद रखिएगा। सत्येंद्रनाथ दत्ता बंगाली पोएट, एक बंगाली पोएट सत्येंद्रनाथ दत्ता रहते हैं, ठीक है, हैज़ अ पोएम पालकी रिगान सेट टू म्यूजिक बाय फेमस कंपोजर। उनका एक पोएम था जो कि बहुत फेमस था उस टाइम का, पालकी रिगान, मतलब उसे खास के लिखा गया था पालकी के लिए, उसमें बहुत सा लाइन्स यूज़ किया गया था पालकी रिगान। और ये बहुत फेमस म्यूज़िक कंपोज़र एक होते हैं सलील चौधरी, ठीक है, वो पालकीज वे आर वेरी मच इन यूज़ इन 19th सेंचुरी का था। ठीक है, तो वो करते हैं क्या है कि इनका जो पोएम लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें वो उसको सॉन्ग बनाते हैं। कौन बनाते हैं, सलील चौधरी। और आज से पहले यानी कि 19th सेंचुरी के आसपास जो है पालकी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हो या फिर और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो लोग भी अपने हिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू।